नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश 24 की खबर में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। चुनाव का शोर बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है और चुनाव के मैदान में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। जनसभाओं में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कहा कि यह चुनाव बहुत अहम है। इतने महत्वपूर्ण समय में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर और भी तंज किए और लगातार कांग्रेस की सरकारों को लेकर उनकी तरफ से प्रहार किए जाते रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं। चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर यह तंज। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी विरासत और सनातन को खत्म करना चाहता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा था, मध्य प्रदेश की धरती से ही, और एक बार फिर उनके निशाने पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब दिवालिया हुई। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत सारे वार विपक्षी विरोधी पार्टियों पर किए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, वहीं आज 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए, कांग्रेस के उस काले दौर को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में न केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई। तो वहीं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओबीसी की बात एक बार फिर करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि भारत सरकार के 90 में से सिर्फ 3 सचिव ओबीसी समाज के हैं। कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं। कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार रिपीट होगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। कांग्रेस ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है। यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहां जो विकास हो रहा है वो मोदी सरकार के पैसों से हो रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। किसानों के साथ वादाखिलाफी की है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो विकास हो रहा है वह मोदी सरकार के पैसों से हो रहा है।
बहुत सारी योजना, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, जनधन खाते का मामला हो, चाहे मातृ वंदना योजना हो, चाहे यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया हो, यहाँ किसानों का एमएसपी बढ़ाया गया है। 2203 रुपए यहाँ केंद्र की सरकार, मोदी सरकार देती है, 600 रुपए मात्र यहाँ भूपेश सरकार देती है। और झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए श्रीमान भूपेश जी लगातार किसानों को ठग रहे हैं। महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। अपने विधायकों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा हूं। मैदान में आए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे, कुछ भी हो, लेकिन मैं तैयार हूं। लगातार कांग्रेस पर एआईएमआईएम की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को चुनौती दी। राहुल गांधी ने भी एआईएमआईएम को चुनौती दी थी तेलंगाना में। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी ओबीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी साहब को राहुल गांधी को नहीं बल्कि मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए। वो हैदराबाद से आकर चुनाव लड़ें। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वो देश में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। नागरिक है तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी तो कांग्रेस के नेता पहले भी ये कहते रहे कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ओवैसी किसी और को चुनौती दें। सर्वेक्षण बताते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता 28% से 30% है। क्या आप किसी भी गैर मुस्लिम सीट से लड़ सकते हैं? ये जो पार्टी जिसका खुद कोई हैदराबाद के बाहर वजूद नहीं है, और मैं एक और चीज कह रहा हूं ना ओवैसी साहब को कि आप किसी नॉन मुस्लिम सीट से लड़ लो ना। आप अपने आप को हिंदुस्तान का नेता बनाते हो, तो आप तो एक कौम के, और वो भी कौम में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोगों की भावनाओं के नेता हो, वो भी उनके कोई विकास के नेता नहीं हो। आपने अपनी जिस कम्युनिटी को आप कहते हो तथाकथित रूप से आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हो, उनके लिए आपने वहां क्या कर दिया है? जो कुछ किया या तो वहां की राज्य सरकारों ने किया या भारत सरकार ने किया, अच्छा बुरा जैसा भी, आपने क्या किया है? असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती क्या दी कि लगातार कांग्रेस के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अप्रासंगिक हैं और यह संयोग है कि जब भी बीजेपी को जरूरत होती है असदुद्दीन ओवैसी वो सारे बयान दे देते हैं जिससे बीजेपी को मदद मिलती है। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी दोस्त नहीं बल्कि जुड़वा भाई हैं। पर कोई पहली बार नहीं, ये इत्तेफाक होता है कि जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तो ओवैसी साहब वो बयान देते हैं जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इबारत लिख दी गई हो नागपुर में और जुबान ओवैसी साहब की होती है। इसीलिए मैं कहता हूं दोनों मित्र नहीं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो नाक भी रगड़ लें तो फिर भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। वो अब राजनीतिक बोझ हो चुके हैं और जो बोझ बन चुका है उसको ढोने का काम बीजेपी क्यों करेगी।
शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने सर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम हालांकि सियासत के गलियारों में इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि हो सकता है कि मोह भंग हो रहा है नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अलग बात है, लेकिन अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उससे हम देख रहे हैं नीतीश कुमार संयोजक बनाने और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने की बात में खाली हाथ लौटे हैं। मियां मिट्ठू बनना एक अलग बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में हम यही देखते हैं कि चाहे पटना का मामला हो, बेंगलुरु का मामला हो, मुंबई का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने की जो बात है उसमें खाली हाथ लौटे हैं। अब हम चाहें इंडिया गठबंधन के नेताओं पर सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के सारे नेता ईडी सीबीआई से इतना क्यों डरते हैं? हम भी 18 महीने सरकार में थे, हम तो ईडी सीबीआई से नहीं डरे। चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो या केसीआर हो, सब के सब ईडी सीबीआई से डरते हैं। लगातार देश में इस तरह की बातें होती रही हैं कि विपक्ष को ईडी सीबीआई से डराया जाता रहा है, तो वहीं सरकार ये कहती है कि जब आप ठीक हो तो फिर डरने की जरूरत क्या? यार ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहा करो। अच्छा आप बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी में कह रहा हूँ, आप उठा के देखो, सारे नेता नहीं है, सारे नेता विपक्ष के लोग ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? हम तो चुनौती देते हैं, हम भी 18 महीना सरकार में थे, हम तो नहीं डरते ईडी सीबीआई से। जिसके मुंह से सुनिए, चाहे ममता जी को सुनिए, चाहे लालू जी को सुनिए, चाहे अखिलेश जी को सुनिए, चाहे किसी को सुनिए, सब ईडी सीबीआई के डर से न गोली आए हैं यार। हमारे देश के चुनाव में और राज्यों के चुनावों में नशे का मुद्दा भी अक्सर छाया रहता है। नशे को खत्म करने के लिए हर सरकार वादा करती है, दावा करती है। हरियाणा में नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है, रैली निकाली जा रही है और इस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा तस्करों को चेतावनी दी है और कहा कि हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और उनके मकसदों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उसको हम सार्वजनिक तौर पर रस्म करते हैं और जो तस्कर, जो इसमें ऐसे धंधा करने वाले लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कानूनी सजा भी देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को भी, जो इलीगल प्रॉपर्टी होती है, उनके सोर्स पता नहीं होते हैं, कहाँ से बनाई, कहाँ से की, तो एक विधिवत एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको भी हम तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ताकि इनके अंदर भय बैठे कि जिस लालच के लिए वो काम करते हैं वो लालच इनका पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है हरियाणा को हम नशा मुक्त हरियाणा, फ्री हरियाणा बना करके ही हम। हर चुनाव में किसानों की बात होती है और हर पार्टी अपने आप को किसानों का खैरख्वाह कहते हैं। 2024 के दौरान फसल खरीद का मुद्दा भी बड़ा रहने वाला है। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरता रहा है। तो ऐसे में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि आज किसानों को सबसे ज्यादा और बेहतर फसलों का दाम हरियाणा में मिल रहा है। पहली बार इतना ऊंचा भाव है जो आज तक कभी नहीं हुआ। 3700-3800 का एक का किस्म का भाव है, 4500 रुपये के आसपास दूसरी किस्म का भाव है। ऑल टाइम हाई भाव किसान को मिल रहे हैं। और खेतों में मैं जाता हूं तो किसान बताते हैं कि जो उम्मीद है कि उनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छी फसल है इस बार। बाजरे की इस बार खरीद की हमने कोशिश की थी कि 20 तारीख से शुरू हो जाए, लेकिन वो 23 से शुरू हो पाई। और बाजरे का MSP 2500 रुपये है। हमारी कमिटमेंट ये है कि किसान को 2500 रुपये मिल।
हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी अब धीरे धीरे राजस्थान में भी अपनी बैंड बनाने लगी है और चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर राजस्थान से जेजेपी ने बड़ा ऐलान किया। चुनाव भी लड़ेंगे। किसान विजय दिवस का आयोजन किया गया था और इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सत्ता का ताला जेजेपी की चाबी से खुलेगा। राजस्थान विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी खोलने का काम करेगी। मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, राजस्थान परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, उसको मजबूती के साथ, संख्या बल के साथ विधानसभा तक कैसे पहुंचेंगे, ये आज से एक एक कार्यकर्ता का काम है। 24 के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान के सीकर में जेजेपी ने बड़ी रैली की और इस दौरान जेजेपी के कई बड़े नेता उसमें शामिल हुए। इसमें हरियाणा के मंत्री अनूप धानक भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जेजेपी पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी है। हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक ने राजस्थान में जननायक जनता पार्टी को लेकर कहा कि यहां पर पार्टी मजबूत हो रही है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में हमने अपनी सरकार में भागीदारी की है, राजस्थान में भी उनकी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़े। हरियाणा प्रदेश में जैसे जननायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, वैसे ही मैं राजस्थान के सभी साथियों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूं कि जननायक जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम करे, भाई दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम करे। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा प्रदेश तो साइक्लोथॉन यात्रा को लेकर लगातार जो कोशिश हो रही थी, नशे के खिलाफ एक संदेश दिया जा रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने अपने परिवार समेत ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने एक अहम जानकारी भी दी और बताया कि ताऊ देवीलाल की स्मृति में अगले साल फरवरी के महीने में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। हालांकि जगह अभी तय नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस रैली में होंगे और केंद्र सभी बड़े नेता इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस रैली में शामिल हो सकते हैं। चुनाव से पहले नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं और चौधरी रणजीत सिंह ने भी अपने घर पर ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इनके स्मृति दिवस में एक अभी फरवरी में बहुत बड़ा आयोजन करूंगा, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा भीड़ होगी। अभी तय नहीं है कि सिरसा करूं, हिसार करूं, और उसमें मुख्यमंत्री जी होंगे, मैं होऊंगा, एक देश का बड़ा नेता आएगा, कोई भी आए, प्रधानमंत्री आए या गृह मंत्री जी आए, वो बहुत बड़ी रैली करूँगा। वो ये समझ के करा कि फरवरी के दिनों में किसान खाली होता है और जो देवीलाल को ठीक उन्हें याद करने का दिन किसानों द्वारा ही होता है, तो फरवरी में करूँगा। इनकी कैथल की अनाज मंडी में आईएनएलडी की रैली हुई। ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर आईएनएलडी की तरफ से विपक्ष के नेताओं को भी इकट्ठा किया गया और इन नेताओं में चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे, भीम आर्मी के नेता, और उन्होंने इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित भी किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका ये कारवां आगे बढ़े और जो राजनीति है, जिस तरह ताऊ देवीलाल जी चाहते थे कि वो राजनीति जनता की भलाई के लिए हो, जनता से ना हो, ऐसी राजनीति जो है दोबारा से इस परिवार के नेतृत्व में हरियाणा और देश की तरफ आगे बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। क्योंकि ना आज किसान खुशहाल है, ना मजदूर खुशहाल है, ना नौजवान खुशहाल है, चारों तरफ अंधेरा और तानाशाही का दौर है। आज की ये भले ही ये जयंती का समारोह, लेकिन आज की एकता, एक नया परिवर्तन जो है। और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर जनता से जो वादे किए गए थे उनको हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से लोग परेशान हैं, जब उनकी सरकार बनेगी तो हर तरह का विकास किया जाएगा, हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा। बनने के बाद जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर पाई। हम उन सड़कों की मरम्मत करेंगे और नई सड़कें और बढ़ाएंगे।
बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी फसल का। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि एनएलडी प्रदेश में परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम फिर से परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा गांव के लोगों से परिवर्तन यात्रा के दौरान मुलाकात हुई। लोग बीजेपी और जेजेपी की सरकार को, सत्ता को बाहर करने की बात कर रहे हैं। अभय चौटाला ने दावा किया कि अगले चुनाव में जनता इनेलो की सरकार बनाएगी और 2024 में हर हाल में उनकी सरकार बनने वाली है। आज हम फिर परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। आज हम फिर परिवर्तन करने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।